तो आइए बच्चों देखते हैं इस वीडियो में क्या करना है। देखिए इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के एक्सरसाइज 2A के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक दो फॉर्मूले हैं उसको समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पे हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 में, बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर। ये एक बॉडी है जिसके ऊपर हम लोग ने 10 kgf का फोर्स लगाया, उसमें 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब फोर्स क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के नॉर्मल हो यानी परपेंडिकुलर हो। इन तीनों केसेस के लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझना ये कि दे क्या रखा है, कौन सा फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। तो गिवन क्या है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। गिवन क्या है? फोर्स कितना दे रखा है? देखिए 10 kgf। अब ये 10 kgf क्या है? देखिए फोर्स की जैसे एक यूनिट न्यूटन होती है, डाइन होती है, वैसे एक यूनिट क्या होती है? 10 kgf होती है, 10 किलोग्राम फोर्स होती है। तो इस kgf को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग 1 kgf देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। 1 kgf होता है एक्चुअल में 9.8 न्यूटन के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जी की वैल्यू इस तरह से दे रखी है 10 न्यूटन पर केजी, तो हम लोग 1 kgf को भी क्या लिख लेंगे? 10 न्यूटन। यानी 1 kgf 9.8 न्यूटन के इक्वल है। अगर यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता तो हम लोग 9.8 न्यूटन लेते, बट क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन पर केजी दे रखा है तो इसलिए हम लोग ने 1 kgf को भी क्या लिया है? 10 न्यूटन। यानी 1 kgf एक्चुअल में 9.8 न्यूटन है। जिस तरह से जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहीं कहीं जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो रखी होती है। यानी बुक्स में कुछ कहीं कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया होता है, कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया होता है। तो यहाँ पे अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता है या 9.8 न्यूटन पर केजी देता है तो हम लोग 9.8 न्यूटन लेते, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन पर केजी दे रखा है। हम लोग ने 1 kgf को भी किस में कन्वर्ट कर लिया? 10 न्यूटन में। तो 10 kgf किसके इक्वल हो जाएगा? 10 इंटू 10 के, यानी ये कितना न्यूटन हो गया? 100 न्यूटन। यानी फोर्स पता चल गई। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। अब देखिए जब फोर्स दे रखी हो, डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, तो वर्क डन बाय द फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोग को देखना है। तो वर्क डन हम लोग लिखते कैसे हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने इस तरफ फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी तरफ हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोला जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फॉर्मूला क्या होगा? W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। अब फोर्स कितना दे रखा है? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 0.5। तो कितना हो जाएगा? देखिए 100 है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50 जूल। यानी 50 जूल का वर्क करना होगा आपको। अगर 10 kgf यानी 10 kgf का फोर्स आप लगाते हैं और 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो आप वर्क डन कितना कर रहे हैं? 50 जूल का। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक बात हम लोग को ये समझनी है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बनता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ हमको एंगल मिलेगा। तो अब यहाँ पे एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यानी थीटा हम लोग को कितना दे दिया? 60 डिग्री दे दिया। अब थीटा 60 डिग्री दे दिया, कुछ नहीं करना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, बस cos 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब फोर्स कितनी दे रखी है? देखिए वही फोर्स रहेगी 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री। अब देखिए cos 60 डिग्री अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/2, यानी 100
इंटू 0.5 इंटू 1/2, कैलकुलेट कर लीजिए, 250 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी 25 जूल। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, 25 जूल होगा। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक्चुअल में देखिए जनरल फार्मूला ये है, इसी जनरल फार्मूले से ये रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए डायरेक्टली क्या लिखा जाता है, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला जो है ये यहाँ से निकल के आया है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 1 हो गया। और ये कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दिख रहा है 0 डिग्री बन रहा है। तो डायरेक्टली लिख दिया जाता है एफ इंटू एस, क्योंकि ये एक्चुअल में ये रिजल्ट है इस फॉर्मूले का, यानी इस फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है। तो अब जब एंगल बन रहा है तो एफ इंटू एस कॉस थीटा यूज़ कर लेंगे। तो देखिए दो पार्ट्स क्या हो गए, क्लियर हो गया। अब नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल टू द फोर्स का क्या मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, यानी थर्ड पार्ट क्या है, फॉर्मूला वही लगेगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो फोर्स वही रहेगी 100 और 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि अब थीटा कितना है 90, और कॉस 90 की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी होती है, 0। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो इससे ये समझ में आता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, यानी कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यही एक फॉर्मूला है, बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। देखिएगा अभी हम लोग इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, और बीच में पावर वगैरह फाइंड करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग देख लेंगे। यानी ये बेसिक फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, ये याद करना है, एफ एस कॉस थीटा। और जब डायरेक्शन सेम हो तो डायरेक्टली एफ इंटू एस लगा दीजिए, और नहीं भी लगाते हैं तो सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा की वैल्यू 0 रख के आप निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप द स्टेयर। देखिए एक बॉय जिसका मास दे रखा है कितना, 40 kg, एंड रीचेज द रूफ एट ए हाइट 8 मीटर इन 5 सेकेंड। और 8 मीटर हाइट पे रूफ पे वो पहुंचता है, कितना टाइम लेता है, 5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी एंड द पावर स्पेंड बाय द बॉय। बहुत आसान है। तो सिर्फ फॉर्मूला भेजो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है हम लोग ये देख लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एक्चुअली, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। अगर मास का हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से यानी जी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल जाता है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में, तो आइए सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, देखिए 40 kg दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, देखिए 8 मीटर हाइट पे पहुंचा है, यानी डिस्प्लेस्ड कितना हुआ ग्राउंड से, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर हुआ, यानी हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर। टाइम कितना दे रहा है 5 सेकेंड। फिलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए भी टाइम की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं, टाइम की ज़रूरत हम लोग को पावर निकालने में पड़ेगी। और जी भी दे रखा है, इसको भी लिख लेते हैं, जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ नहीं है, क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आपको दे रखा है 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉय पे। अब सेकेंड पार्ट वर्क डन, तो वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन क्या होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही। तो फोर्स इनटू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, यानी हाइट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है 400 न्यूटन, और हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर, तो कितना हो गया 32,200 जूल। ये आ गया वर्क डन। यानी बॉय को, जो लड़का है 40 kg का, उसको रूफ तक पहुंचने में इतनी एनर्जी लगानी होगी, यानी इतनी एनर्जी उसकी लगेगी, इतना वर्क डन उसको करना पड़ेगा 3200 जूल का। अब देखिए थर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले पे होना है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला आएगा, तो पावर स्पेंड बाय द
यानी उसने कितना पावर स्पेंड किया, उसकी क्या पावर थी, ये हम लोग को देखना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुत आसान है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन आप निकाल चुके हैं 3200 और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स लग रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 6 30, फिर इधर 2, तो 5 4 20, यानी 640 जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। यानी पावर की यूनिट एक्चुअल में जूल पर सेकेंड होती है, और जिस जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, वॉट। यानी कहेंगे क्या, पावर इज इक्वल्स टू 640 वॉट। तो फर्स्ट पार्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल गया, वर्क डन मिल गया, पावर मिल गया। देखिए दोनों न्यूमेरिकल किया हम लोग ने, फॉर्मूला वही फर्स्ट पार्ट वाला ही था, मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल वाला, एक फॉर्मूला नया आया पावर के लिए। अब बस इसी तरह से ही क्वेश्चंस होंगे, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान है। वन बाय वन हम लोग सब क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी in displacing a body by 64 मीटर in the direction in which he applies force in 2.5 सेकेंड। यानी एक मैन है, एक आदमी है, एक बंदा है, वो 6.4 किलो जूल एनर्जी स्पेंड कर रहा है किस काम में, एक बॉडी है जिसको 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देना है। यानी वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसमें उसकी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कितना वर्क कर रहा है, 6.4 किलो जूल का। और टाइम कितना ले रहा है, 2.5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड एंड द पावर स्पेंड, यानी आपको फोर्स अप्लाइड और पावर स्पेंड फाइंड करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, गिवन लिखना। तो गिवन क्या है देख लेते हैं। देखिए 6 एनर्जी दे रखी है। अब देखिए एनर्जी और वर्क डन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी, और जितना वर्क डन होगा वो एनर्जी के इक्वल होगा। तो अब ये 6.4 किलो जूल एनर्जी स्पेंड कर रहा है, यानी इतना वर्क कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 6.4 किलो जूल का वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी इक्वल है। क्योंकि जितनी एनर्जी है पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा होगा, और वर्क डन किसके इक्वल होगा, एनर्जी के। यानी 6.4 किलो जूल एनर्जी का मतलब ये है कि 6.4 किलो जूल का वर्क कर रहा है। तो वो आपको एक्चुअल में वर्क दे रखा है, तो वर्क कितना दे रखा है, 6.4 किलो जूल, लेकिन ये किलो जूल में दे रखा है। तो हम लोग को एक काम ये करना है कि इसको जूल में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है, 1000 जूल के, तो हम लोग इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6.4 किलो जूल क्या हो जाएगा, यानी किलो जूल को सीधे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही मतलब हुआ। तो 6.4 इंटू 1000 जूल, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, 6400 जूल। ये तो वर्क डन दे दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है आपको, 64 मीटर। अब देखिए एक बात और कह रहा है, इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर, सॉरी यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फोर्स अप्लाइड। यानी देखिए आपको एफ फाइंड करना है, डब्ल्यू दे रखा है, एस दे रखा है। तो डब्ल्यू कितना दे रखा है, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देने में उसने इतना वर्क किया, तो कितना फोर्स लगाया होगा ये फाइंड कीजिए। तो कितना फोर्स लगाया होगा ये फाइंड कर लेंगे। ये एफ कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट 64 मीटर है, तो एफ कितना हो जाएगा, 6400/64, यानी ये कितने टाइम जाएगा, 100 टाइम जाएगा। तो ये क्या हो गया, 100 न्यूटन। यानी उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तब जाके वो बॉडी 64 मीटर का मतलब उस बॉडी में 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उस काम में उसकी कितनी एनर्जी खर्च हुई है, 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ये तो देखिए फर्स्ट पार्ट था, कंप्लीट हो गया। पावर स्पेंट बाय द मैन, पावर स्पेंट पता करना बहुत आसान है। सेकंड पार्ट देख लीजिए। पावर हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन दे रखा है क्वेश्चन में 6400 जूल। टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए 2.5 सेकेंड से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 640, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेसिमल हट जाएगा, 25 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, और ये इधर कितना हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, फिर डिवाइड कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3 5 0 30, 2560 आया। यानी पावर कितनी आ गई, 2560 वाट। अब वाट में आई, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉर्स पावर में पता करो यार, मतलब उसको वाट में नहीं चाहिए,
वो हॉर्स पावर में पता करवाना चाहता है। तो हॉर्स बहुत आसान है, देखिए होता क्या है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के, यानी 746 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर के। तो ये इतना वॉट कितने के इक्वल हो जाएगा, बहुत आसान है, बेसिक मैथ से 746 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर के। तो 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/746 हॉर्स पावर के। और कितना वॉट आपको कन्वर्ट करना है, 2560 वॉट, बहुत आसान है, 2560 वॉट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1/746 इंटू 2560। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो कितना आया, 3.43 हॉर्स पावर, यानी 2560 वॉट किसके इक्वल है, 3.43 हॉर्स पावर के। तो कभी कभी देखिए स्ट्रेट हो सकता है क्वेश्चन में वो यूनिट ना पूछे जो कॉमन है, दूसरी किसी यूनिट में पूछा, तो सीधे ये बेसिक मैथमेटिक्स से इससे कन्वर्ट कर लीजिए। 746 वॉट 1 हॉर्स पावर के, तो 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/746 हॉर्स पावर के। देखिए तो आपको समझाने के लिए किया गया है, अदरवाइज डायरेक्टली क्या करना है, वॉट से आपको हॉर्स पावर में आना है तो 746 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये रटने वाली थोड़ी टेक्निक है, अदरवाइज आप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से इसको किया जाता है। तो आप या तो ऐसे याद कर लीजिए कि वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो 746 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी सही तरीका है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। वेट लिफ्टर है जो कि 200 kgf का लोड उठा रहा है, किस हाइट तक, 2.5 मीटर हाइट तक, और टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकेंड्स ले रहा है। आपको वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एंड द पावर डेवलप्ड बाय हिम, और जी दे रखा है 10 न्यूटन पर केजी, आप कह लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही हो गया। तो यूनिट्स हैं, और यूनिट्स कैसे कन्वर्ट होती हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन लिख लिया जाए हम लोग, क्या है, लोड दे रखा है, यानी देखिए केजीएफ, अभी हम लोग देखे हैं केजीएफ फोर्स की यूनिट होती है, यानी ये फोर्स दे रखा है, किलोग्राम फोर्स, ये फोर्स की यूनिट है। तो ये फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, 200 kgf। हम लोगों को पता है करना क्या है, अब यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी kgf को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन। ये तो फोर्स पता चल गया। किस हाइट तक ले जा रहा है, देखिए 2.5 मीटर, यानी इस फोर्स को, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि ये लोड दे रखा है, तो लोड हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में वेट की बात कर रहा है, और वेट की भी यूनिट क्या होती है, फोर्स होती है, क्योंकि वेट मतलब वेट की यूनिट भी फोर्स की यूनिट होगी, यानी वेट भी न्यूटन में मेजर होता है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए, या तो वेट दे रखा है या फोर्स दे रखा है, क्योंकि वेट की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है, यानी वेट भी हम लोग किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स है। तो लोड दे रहा है यानी वेट दे रहा है, वेट कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, तो फोर्स भी 2000 न्यूटन है। आप वेट के फॉर्म में समझना चाहते हैं तो वेट को भी आप क्या कह सकते हैं, 2000 न्यूटन ही कह सकते हैं, यानी एक तरह से वेट भी कह सकते हैं और फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। तो हाइट 2.5 मीटर है, और टाइम कितना ले रहा है, देखिए 5 सेकेंड्स ले रहा है। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन अभी हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। अब फोर्स कितना दे रखा है, 2000 न्यूटन दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यानी हाइट किस हाइट तक ले जा रहा है, 2.5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 200 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा, 50, और 2 0 इधर लग जाएगा, तो 5000 जूल आएगा। यानी इस लोड को उठाने के लिए 2.5 मीटर हाइट तक इस लोड को उठाने के लिए उसको 5000 जूल की एनर्जी खर्च करनी होगी, या इतना वर्क करना होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द पावर डेवलप्ड बाय हिम, कितना पावर उसने डेवलप किया, यानी कितना पावर लगाया। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि भाई इतना लोड उठाने में
तो पावर लगेगी, पावर होगी जिस बंदे के पास वही इतना लोड उठा पाएगा। तो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन निकाल लिया हम लोग ने, कितना निकाल लिया, 5000 निकाल लिया। टाइम कितना दे रखा है, देखिए 5 सेकेंड दे रखा है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड या वॉट। तो 1000 वॉट की पावर उसने क्या की है, डेवलप की है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला बार बार आ रहा है, F/S W/T। बस समझना है कि किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझना है। समझ लीजिए हम लोग फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, बस बहुत आसान है, एक बार क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे। और वर्क, एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे सीधे लोड को न्यूटन में दे दिया, पिछले क्वेश्चन में लोड को केजीएफ में दे रहा था। तो बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप सीधे यूनिट पे अटैक कीजिए। यूनिट देखिए कि यूनिट किसकी है, यानी वही फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। अब लोड है तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, देखिए यहाँ केजीएफ दे रखा है यानी ये फोर्स दे रखा है, बस फॉर्मूले में फोर्स की जगह आपको ये डालना है। अब यहाँ पे देखिए लोड दे रखा है 750 न्यूटन, तो हमने देख लिया है न्यूटन, यार ये यूनिट तो फोर्स की होती है, यानी ये क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। तो ज़्यादा इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट पर अटैक कीजिए कि यूनिट क्या दे रखा है। थ्रू ए हाइट ऑफ 16 मीटर, 16 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है 5 सेकेंड्स में। कैलकुलेट दी एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, यानी मशीन ने कितनी एनर्जी स्पेंड की और या कितना वर्क किया, ये कैलकुलेट करना, यानी एनर्जी या वर्क वही बात हो गई, अभी हम लोग पढ़ के आए। पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज़ 100% एफिशिएंट, मशीन की पावर निकालना जबकि वो 100% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट का मतलब कि पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कोई भी लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का। तो 100% एफिशिएंट है, कुछ भी लॉस नहीं कर रही है, पूरा का पूरा वो 100% वर्क कर रही है। तो अब देखिए गिवन क्या, हम लोग ये लिख लेते हैं सबसे पहले कि लोड, यानी क्लियरली यूनिट से दिख रहा है यार ये फोर्स है 750 न्यूटन, और हाइट कितना दे रखा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 16 मीटर दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है। अब आपको फर्स्ट पार्ट करना है, एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन यानी वर्क डन निकालना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h हाइट दे रखी है 750 इनटू हाइट कितना है 16 मीटर दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 75, 16 का मल्टीप्लिकेशन 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 5 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 0 5 5 10, और ये क्या हो जाएगा 12। तो 1200 हो गया, और ये एक ज़ीरो इधर से, यानी 12,000 जूल। इतना वर्क करना होगा मशीन को अगर उसको 750 न्यूटन के लोड को 16 मीटर हाइट तक ले जाना है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये सेकंड पार्ट देखते हैं, पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट, पावर निकालना है आपको। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। देखिए बार बार वही एक काम हम लोग कर रहे हैं। 12,000, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 0, तो 2400 जूल पर सेकेंड या वॉट, यानी इतना पावर डेवलप करेगी मशीन, या ये मशीन की ये पावर है। तो 2400 वॉट। और जूल पर सेकंड में यूनिट समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इतने जूल का वर्क 1 सेकंड में करेगी, यानी 2400 जूल पर सेकंड वर्क कर रही है। तो 2400 वॉट तो बहुत होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट। देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर दे रखी है कितनी, 3 किलोवाट, यूज्ड फॉर 10 आवर, यानी 10 आवर के लिए यूज़ हो रहा है, टाइम दे रखा, हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 3 किलोवाट का, अगर वो 10 घंटे चल रहा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब आपको अपने आंसर को किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करना है और जूल में एक्सप्रेस करना है। बहुत आसान है, इसमें बस थोड़ा सा कन्वर्जन है यूनिट का, ये देखेंगे। तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं, पावर कितना दे रखा है 3 किलोवाट, और टाइम कितना दे रखा है 10 आवर। अभी देखिए हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यानी हम लोग किलोवाट से वॉट में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट यूनिट किलोवाट आवर में ही कह रहा है फाइंड करो। तो पावर किलोवाट आवर में, तो पावर को किलोवाट में रहने देते हैं और टाइम को भी आवर में रहने देते हैं, तो जो आंसर आएगा हम लोग का किलोवाट आवर में ही आएगा। अब एनर्जी होता क्या, एनर्जी का फॉर्मूला अभी देखिए इस फॉर्मूले से मुझे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं वर्क डन लिखिए एनर्जी लिखिए वही है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब पावर कितनी दे रखी है, देखिए 3 किलोवाट, और टाइम कितना दे रखा है 10 आवर, तो कितना हो जाएगा 10 3 ज़ा 30
किलो वॉट आवर। ये पहला तो आंसर आ गया, बहुत आसान है, किलो वॉट आवर में। यानी पावर जिस किलो वॉट में दे रखी है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको टच मत कीजिए। टाइम आवर में दे रखा है तो वैसे ही रखिए, और एनर्जी निकालना है तो पावर इंटू टाइम कर दीजिए, यानी 30 किलो वॉट आवर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 30 किलो वॉट आवर। अब दूसरा पार्ट है, इसमें से थोड़ा आपको सोचना है। जूल में चाहिए, तो देखिए जूल में चाहिए तो क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि इस किलो वॉट को हम लोग किस में चेंज कर लें, वॉट में, यानी ये क्या हो जाएगा 3000 वॉट। और इस आर को किस में चेंज कर लें, सेकंड्स में चेंज कर लें। अब आर को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स होता है। तो आर को सेकेंड्स में चेंज कर लें और किलो वॉट को वॉट में चेंज कर लें, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो एनर्जी निकालना है, एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो पावर क्या दे रखी है 3000 वॉट, और टाइम कितना दे रखा है 10 इंटू 60 इंटू 60। तो 3 इंटू 6 इंटू 6 कर लेते हैं, और बाकी के पावर्स हम लोग अलग कर लेते हैं। देखिए इधर से 10 की पावर 3 अलग हो गई, ये इधर एक 10 बचा, ये वाला 10 लिख लिया हम लोग ने, और इधर से एक 10 बचा, और इधर से एक 10 बचा। तो क्या हो जाएगा ये 6 6 36, और 36 3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, 108, यानी कितना हो गया 108। और 10 देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। अगर चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे और सॉल्व करेंगे, मतलब मान लीजिए अगर हमको इसको ऐसे लिखना हो, हम डेसिमल के बाद, सॉरी 1 के बाद डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहें, तो क्या करेंगे 1.08, यानी हमने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया, सॉरी 100 से डिवाइड किया। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, यानी 10 टू द पावर 8 जूल, यानी 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल आंसर आएगा जूल में। और किलो वॉट आवर में 30 किलो वॉट आवर होगा। देखिए एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है कि 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के। तो इतने किलो वॉट आवर कितने जूल के बराबर होगा, ये देख लें। तो 30 किलो वॉट आवर कितने जूल के बराबर हो जाएगा, 30 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एक तरीका ये था, और एक तरीका ये, तो चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, क्योंकि 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। तो 30 किलो वॉट आवर किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी आ जाएगा, वही सेम आंसर आएगा जो ऐसे आया है। तो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप पावर को किलो वॉट से वॉट में ले आइए, टाइम को सेकेंड्स में रखिए, तो भी जो आंसर आ रहा है आपका जूल में आएगा। और डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं इस फैक्टर से तो इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वाटर पंप रेजेस 50 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकंड। एक वाटर पंप है जो कि 50 लीटर वाटर को क्या कर रहा है 25 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है। कितना देर लगा रहा है 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड्स उसको लग रहे हैं 25 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है 50 लीटर के वाटर को। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन सबसे पहले लिख लीजिए कि मतलब क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखिए हाइट दे रखी है 25 मीटर, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 न्यूटन पर केजी, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप समझ सकते हैं। इतनी चीज़ें दे रखी हैं। अब देखिए पावर आपको निकालना है, तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ देखिए सीधे क्लियरली वर्क डन नहीं दे रखा है कि डायरेक्टली वर्क डन दिया हो, लेकिन हम लोग जानते हैं वर्क डन होता किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो भी है। और फोर्स ऑफ, ये फोर्स होता क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। तो फोर्स आप समझ सकते हैं किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और हाइट। यानी वर्क डन एक्चुअल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, यानी mgh। वर्क डन का एक फॉर्मूला ये। अब देखा जाए तो g दे रखा है, h दे रखा है, मास हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो मास निकालने का जुगाड़ दे रखा है क्वेश्चन में कि डेंसिटी दे रखी है। आपको डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पावर के इस फॉर्मूले को हम लोग
ऐसे लिखना है m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी या एम जी एच अपॉन टी। देखिए आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये फाइंड करना है। और ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा दे रखा है इसकी मदद से निकालेंगे। तो डेंसिटी होती किसके इक्वल, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए सीधे मास भी दे सकता था, वो चाहता तो सीधे मास केजी में या ग्राम में कैसे भी दे सकता था, बट उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए, थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए वॉल्यूम दे दिया और डेंसिटी दे दिया, और इसकी मदद से मास फाइंड करवाना चाहता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी देखिए दे रखी है कितनी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम देखिए 50 लीटर दे रखा है, तो यहाँ लीटर में नहीं रखेंगे, हमको क्या करना है, इसको वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। इस लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। लीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻³ से। जब भी लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, मीटर क्यूब में। यानी 50 लीटर को हमको क्या बनाना है, 50 मीटर मतलब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देंगे, 50 इंटू 10⁻³ और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि लीटर में हम नहीं रख सकते, हमको एसआई सिस्टम में सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 50 हो गया और ये 10⁻³ और ये 10⁻³, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो मास कितना बचा, 50 kg। यानी मास हमको क्या मिल गया, यहाँ से 50 kg मिल गया। अब देखिए हमारे पास मास भी है, जी भी, एच भी और टाइम भी है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। मास 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 न्यूटन पर केजी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितनी दे रखी है 25, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 5 × 25, ये कितना हो जाएगा, 5 5 × 25 और 10 × 10 यानी 100, 2500 वाट। यानी उस पंप की पावर कितनी होनी चाहिए, 2500 वाट, यानी 2500 वाट का, यानी 2500 वाट का पंप होगा, तभी वो 50 लीटर वाटर को, 50 लीटर वाटर को 25 मीटर की हाइट तक चढ़ा सकता है, यानी 25 मीटर की हाइट तक पहुंचा सकता है 5 सेकेंड्स में। यानी अगर आपको 25 मीटर की हाइट तक पंप से पानी लेना है, 50 लीटर वाटर लेना है, तो आपको 2500 वाट का पावर वाला पंप यूज़ करना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए फॉर्मूला घूम फिर के एक ही आ रहा है, तो हम लोग को फॉर्मूला बस देखना है, फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। कहीं कहीं मास डायरेक्टली दे रखा होगा तो वो बहुत आसान होगा, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे रखा था तो आपको निकालना था, क्योंकि जब डेंसिटी दे दिया तो दिमाग में वैसे ही आ जाना चाहिए डेंसिटी दे क्यों रहा है, क्या मतलब है डेंसिटी देने का। यहाँ लीटर है, यहाँ डेंसिटी यानी वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से हम लोग मास ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्यों है मास, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, हमको मास चाहिए, मास नहीं मिलेगा तो हम पावर नहीं कैलकुलेट कर सकते। और जी तो हर क्वेश्चन में दे ही रखा है, हाइट भी लगभग दी जा रही है, टाइम भी दे दिया जा रहा है, तो बस घुमा फिरा के इधर उधर वैल्यूज़ पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।